हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल और ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप यूं भी कह सकते हैं ओपिनियंस हैं या एडिटोरियल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट, जो हमारा ये सेशन है, जो हमारी ये डिस्कशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं सीएसएस 2027 के लिए। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने यहाँ पर नोट्स मेकिंग करनी है। एज पॉसिबल एज जितना हो सके चीज़ों को अपने हाथों से यहाँ पर गुजारें। अब यहाँ पर एक चीज़ डिपेंड करती है कि सर हम जो है वो लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब ये चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, लॉन्ग मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग नोट्स बनाते जाएं ताकि आप दोबारा चीज़ों को जो है वो ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, और साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं जो ड्यूरिंग एग्जाम जो है आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारा पर्पज़ ये कि है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, इन्हेंस करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए तो मैटर करते ही हैं, लेकिन हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी मैटर करती है, और जो चीज़ हम यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखते हैं वो क्या होती है, यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, नॉलेज आपका पॉलिश्ड होना चाहिए, एक आप अच्छी ओपिनियन दे सकते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपकी जो डिस्कशन है वो बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो पिक नज़र आ रही है यहाँ पर, ये तो मेरी है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये है आपका रोमन का एम्पायर कमोडस। यहाँ पर जो हम आगे लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली अमेरिका और यहाँ पर रोम का जो है आपस में कंपेरिजन करने वाले हैं कि किस तरह जो है डिक्लाइन हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर रोम का डिक्लाइन हुआ, तो क्या यहाँ पर अमेरिका का भी डिक्लाइन हो सकता है? क्वेश्चन इज दैट। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम आगे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए आज के जो टॉपिक्स है हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो है एम्पीरियल डेकेडेंस, इकोज ऑफ एम्पायर रोम्स कमोडस वर्सेस अमेरिकाज डिक्लाइन। यहां पर बात की जा रही है कि जिस तरह यहां पर रोम का डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जिस तरह उसकी सल्तनत यहां पर जवाल पजीर हुई, तो क्या यहां पर अमेरिका का भी डिक्लाइन हो सकता है? क्या अमेरिका की यहां पर हेजमनी खत्म हो सकती है? क्या यहां पर जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो सकती है? ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और कंपैरिजन किया गया है बेसिकली यहां पर। लेकिन ये कंपैरिजन कह ले कि यहां पर जो एक बुक है एडवर्ड गिब्बन की, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन अंपायर, ठीक है, इसके अंदर है सारी चीजें, बेसिकली इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, जापान को भी देखेंगे जो 1940 से पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहां पर मिडल पावर। अब यहां पर मैं सिंपल से लफ्जों में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, किस मामले में? यहां पर मिडिल ईस्ट के मामले में। तो अब यहां पर पाकिस्तान को मिडिल पावर्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक आपका इमर्जेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म है, दूसरा आपका यहां पर मल्टीपोलर जो है वर्ल्ड है। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान को इन दोनों में चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, हमारा ये फोकस रहेगा। लेकिन ये टॉपिक आपका कह लें कि यहां पर ऐसे के अंदर पूछा जा चुका है, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी और जिस तरह हमें यहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान को इंक्लूड किया जा रहा है मिडिल पावर्स के अंदर। देखिए, पहले मिडिल पावर्स के अंदर पाकिस्तान इंक्लूड नहीं था, पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हमें देखने को मिलता था। अगर मॉडर्न की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया, टर्की की हम बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो थर्ड नंबर पर है एड्रेसिंग द फॉल्ट लाइन। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं, जो अनर्शिया की हमें कॉस्ट यहां पर पे करना पड़ रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, स्पेशली हम बात करने वाले हैं पख्तून नेशनलिज्म वर्सेस स्टेट पॉलिसी। तो यहां पर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही है,
ठीक है, पख्तून नेशनलिज्म को लेकर इस चीज को भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहां पर 4th नंबर पर हमारे पास रहेगा, ये पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 4th नंबर पर है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यहां पर बात की जा रही है 27th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट पे, जहां पर इश्यू आ रहा है यहां पर जो जजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यहां पर 27th अमेंडमेंट को लेकर मैंने यहां पर एक जो कह ले के जो लेक्चर भी आपका जो है वो कह ले अपलोड किया हुआ है, यहां पर ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि यहां पर जो पार्लियामेंट की यहां पर सुपरमेसी नजर आती है 27th अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आता है, जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है, सॉरी, इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पर जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, जो आजादी है, वो यहां पर तोड़फोड़ का जो है शिकार नहीं हो रही, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। 5th नंबर पर है प्रोटेक्टिंग चाइल्ड और सेफगार्डिंग चाइल्ड और पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल। अब ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, अब इसको कह ले कि पंजाब असेंबली की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया है, फाइनलाइज कर दिया गया है, तो अब यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मैरिज के जो यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव रेपरकशंस है वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो हमारे पास लास्ट जो चीज है वो है हमारे पास वोकैब। तो ये टॉपिक्स हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाद में वोकैब हमारी आ गई, और वोकैब के अंदर हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, और 10 जो है यहां पर एक वर्ड्स के कह ले 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, तो ऑलमोस्ट कितने बन जाएगा यहां पर 50 वर्ड्स जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, जिस तरह आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं ना दोस्तों, इसी तरह आपने वोकैब बैंक बनाना है अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, बहुत मैटर करती हैं। वोकैब अगर आपकी अच्छी है ना तो आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हो, अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हो। उसके बाद जो रेपिटेशन ऑफ आइडियाज है या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है उनको भी आप ठीक कर सकते हो। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोकैब इट डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, आपके पास वोकैब होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए। आपको कह ले कि यहाँ पर वोकैब को सही मानों में इस्तेमाल करने का पता होना चाहिए, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस, ताकि आप टॉपिक के रिलेटेड जो है वो वर्ड अपने पिक कर सके, उनके अंदर एक वेरिएशन लेकर आ सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो लेक्चर रहने वाला है यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर रोम वर्सेस यहाँ पर हमारा देखा जाए तो हमारे पास रहेगा अमेरिका, ठीक है। दोनों का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखें, अमेरिका का भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे डिक्लाइन कर रहा है कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से। लेकिन हम पहले यहाँ पर जो है रोम का जो एम्परर था बेसिकली कमोडस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडवर्ड गिब्बन क्या कहते हैं उनके बारे में, इसको भी डिस्कस कर, क्या यहाँ पर यूएसए का डिक्लाइन हो सकता है, इसको भी हम जो है फर्दर डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें, इकोज ऑफ एम्पायर रोम्स कमोडस वर्सेस अमेरिकाज डिक्लाइन। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें अब यहां पर जो है वो कह लेकर डिस्कशन ऑन द विजिबल डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर ऑफन ड्रा कंपैरिजन टू द रोमन एम्पायर्स। अक्सर किसके साथ बेसिकली यहां पर इसका कंपैरिजन किया जाता है, जो रोमन एम्पायर्स हैं, शहनशाह की बात कर रहा हूं, किंग्स की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। अब 2000 साल जो पहले हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। अब अगर देखा जाए ना यहां पर सम इवन लाइक कंटेम्परेरी यूएसए प्रेसिडेंट, जो यहां पर मौजूदा यूएसए के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको कोई और जो यहां पर एम्परर है जो नोटोरियस है, कह ले यहां पर बदनाम है, वो विलीफाई हैं, ठीक है। तो वो कौन से, यहां पर नेहरू और उसके बाद कैलिगुला, ये दो हमें एम्परर देखने को मिलते हैं, किसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ इसको बेसिकली रिलेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कमोडस वाला, यहां पर जो हमारे पास है केस स्टडी, इसको देखते हैं। अ लेजर नाउन एनालॉग, यहां पर कमोडस। अब कमोडस की अगर बात की जाए ना तो यहां पर ये 13 साल की उम्र में क्या होता है, यहां पर रोम का बादशाह बन जाता है, ठीक है। और ये कब की बात है, बेसिकली 180 एडी की, ठीक है। अब यहां पर मुझे एडी का जो है ना फुल फॉर्म तो बताइए कि एडी क्या होता है, ठीक है, ताकि आपकी एंगेजमेंट का तो पता चले ना। अब यहां पर अगर देखा जाए फॉलोइंग हिज रेवर्ड फादर, अब जो इसके फादर का नाम क्या था, यहां पर मार्कस यूरेलियस इसके फादर का नाम था। अब ये किस बुक का हमें देखने को मिल रहा है, जो मैंने यहां पर बताया था, एडवर्ड गिब्बन, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर फेमसली डिस्क्राइब्ड हिज ट्रांजिशन।
ठीक है। तो अब यहां पर जो कह लें कि कमोडिस के बारे में जो यहां पर बताया गया है, ये जो रेड लाइंस है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बुक से ली गई, ये बेसिकली कमोडिस के बारे में बताया गया है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। अगर नेचुरली अगर देखा जाए ना, कुदरती तौर पर, तो वो जो है ना जो कमोडिस था वो बदकार नहीं था, बड़ा सादा लो तबीयत का बंदा था वो। ठीक है, लेकिन वजह क्या थी कि इसके जो साथी थे ना, जो इसके साथी थे, जो इसके दरबारी थे, उन्होंने इसको ऐसी पट्टियां पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो उनकी बातों के ऊपर लगना शुरू हो गया। अब ये पूरा क्रक्स मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये आप लाजमी नोट डाउन, या मैं पहले रीड कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। नेचर हैड फॉर्म्ड हिम ऑफ अ वीक rather than a wicked disposition. His simplicity and timidity rendered him the slave of his attendants, who gradually corrupted his mind. His cruelty, which at first obeyed the dictates of others, degenerated into habit and at length became the ruling passion of his the soul. अब यहां पर समझे, देखें, वो कुदरती तौर पर अगर देखा जाए तो कमोडिस बदकार नहीं था, बड़ा सादा तबीयत का बंदा था। अब इसका मैं आपको तर्जमा सुना रहा हूं। ठीक है, अब होता क्या था कि यहां पर इसकी जो सिंपलिसिटी थी, अब यहां पर कभी कभी इसको डरपोक भी बोला जाता है, लेकिन असल वजह पता क्या आते, जो इसके अटेंडेंट्स है ना, जो दरबारी है, उन्होंने इसको ऐसी पट्टियां पढ़ाई, जैसे मैंने पहले कहा, तो ये उनकी बातें मानना शुरू हो गया, तो सारी डिपेंडेंस उसके ऊपर देखने को मिली, उनके ऊपर। तो ये आस्ता आस्ता जो है ना इसकी आदत बन गई, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर क्या हुई, यहाँ पर इसके रूह के अंदर बेसिकली समा गई, और बाद में वो वैसा ही यहाँ पर बन गया। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर जो द रेन ऑफ द इंडिफरेंस, इसके अंदर पूरी जो है वो आगे डिटेल डिस्कशन में करने वाला हूं। ठीक है, अब अगर देखा जाए को इंसिडेंटली अगर बात की जाए, तो यहां पर जो फर्स्ट वॉल्यूम की जो बात की जा रही है ना, किसकी, बेसिकली बुक की, एडवर्ड गिब्बन की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्परर की जो बात की जा रही है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर 1776 के अंदर पब्लिश हुई ये। लेकिन यहां पर मुझे एक आप चीज बताएंगे कि अमेरिका ने यहां पर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कौन सी डेट को की, जो अभी कह लें कि यहां पर 250 अगर देखा जाए तो एनिवर्सरी मनाने जा रहा है। तो आपने वो मुझे कह ले कि मंथ और डेट दोनों चीजें कमेंट के अंदर बतानी है आपने। ठीक है, और वो एडी वाला भी आपने बताना है, ये दो चीजें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर कमोडिस की। तो कमोडिस मैंने पहले भी कहा कि 13 साल की उम्र में क्या होता है, यहां पर जो है एम्परर बन जाता है रोम का। अब ये बदकार नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है कि ऐसे कामों में पड़ जाता है, लेकिन इसको कामों में जो है डलवाया गया या डाला गया, आप ये कह सकते हैं, जो इसके अटेंडर से जितने दरबारी थे उसकी वजह से। सबसे पहले देखा जाए वर्जन टू रैशनैलिटी की बात की जाए तो कमोडिस, देखें कमोडिस जो है ना, अगर देखा जाए तो अय्याशी की जिंदगी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या होता है कि इसको किसी भी तफरीहात जो हो रही है ना, बाहर कहीं पे कोई कबड्डी हो रही है, ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हो रही है, तो अगर कोई शिकार हो रहा है तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि यहाँ पर जो जानवर है वो यहाँ पर इंडिया वगैरह से लाए जाते थे, लेकिन वहां पर यह शिकार करने के लिए जो इसकी सेफेस्ट जगह थी ना, वहां पर खड़ा होकर यह शिकार करता था। मतलब इतना डरपोक था ये, इसको इन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसका टाइम कहां पर गुजरता था बेसिकली, आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है ना इस बुक के अंदर, वो 300 वुमेन के साथ जो है इसका टाइम गुजरता था, और बाद में अगर देखा जाए साथ साथ जो बॉयज है उनके साथ। तो टोटली अगर देखा जाए तो अय्याशियों में मुब्तला था, लेकिन यह बदकार था नहीं, इसको जो है यहां पर बना दिया गया, जो इसकी हैबिट बन चुकी थी बाद में। ठीक है, डेलीगेटेड गवर्नेंस की बात की जाए, यहां पर स्टेट अफेयर के लिए कुछ इसने जो बंदे रखे हुए थे, जिस तरह यहां पर मिनिस्टर्स रखे जाते तो उस वक्त भी रखे गए, लेकिन वो सारे इनकम्पिटेंट थे। ठीक है, इसने गौर करना नहीं, इसका तो बस वो अय्याशियों में सारा कुछ गुजर रहा है ऑलरेडी। इसको जो है उन लोगों ने इतना जो है यहाँ पर इसको मैनिपुलेट करके रखा हुआ था कि उनकी बातें ही इसको जो है वो कह लेके खा गई, या वही इसकी सोल के अंदर बैठ गई और इसकी हैबिट बन गई। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद है सेंट्रल कैडेट्स की बात की जाए, हिज एरेटिक बिहेवियर इंक्लूडेड रिमेनिंग रोम। अगर यहाँ पर अब बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडेट्स की बात जो की जा रही है यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। अब इसने क्या किया कि जो रोम का जो सिटी है या जो इसके विलेज है, या अब कह लें कि यहाँ पर सिटीज है या मंथ है, उसका जो है इसने नाम चेंज करने की कोशिश की और अपने नाम के ऊपर रखने की कोशिश की। तो काफी यहाँ पर नेम चेंज भी किए गए। कमोडिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको जो इसका जो हमें यहाँ पर जवाल देखने को मिलता है, जो डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो भी चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए ये जो नाम यहाँ पर चेंज कर रहा था, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद था कि ये नाम चेंज किए जाएं। ठीक है, अब ये इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब वो चीज़ डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या कि जो है कह लें कि यही चीज़ जो है ना इसके नाम बदलने की वजह से इसको जो है वो कह लें कि यहाँ पर असैसिनेशन की तरफ लेगी।
अब असैसिनेशन इसकी कैसे हुई, यहां पर एक कह ले के कंक्योबाइन, जो कंक्योबाइन बेसिकली वो होती जो रखेल को बोला जाता है, जो इसने बेसिकली जो है ना दासियां रखी हुई थी, ठीक है। उनमें से एक ने क्या किया, इसको जो है मारने की कोशिश की। पहले तो इसको शराब वगैरह देकर मारने की कोशिश की गई, बाद में एक नरसिस नामी जो पहलवान था उसको भेजा गया और इसको जो है गला घोटकर जो है यहाँ पर पूरा कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह जो है फिर भी जो है इसका डिक्लाइन नहीं देखने को मिला। अगर सेंचुरीज तक देखा जाए तो मैप के ऊपर जो है ये हमें देखने को मिला यहाँ पर कमोडिस, ठीक है। इसका एम्पायर पूरा एम्पायर भी देखने को मिला। तो अब जो है ना नो एटर्नल एम्पायर की अगर बात की जाए ना तो यहां पर केस स्टडी है जापान का। अब केस स्टडी 1940 से पहले अगर देखा जाए ताइवान के ऊपर किसका कंट्रोल था, यहां पर जापान का कंट्रोल था, ठीक है। तो जो बाद में दे दिया गया। अब जापान वहां पर आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बॉम्ब यहां पर फेंके गए तो बेचारे का कख नहीं बचा, तो फिर क्या करता वो, ताइवान इसके हाथ से चला गया, वहां पर ताइवान आजाद हो गया, ठीक है। मेनलैंड जो चाइना था वो ताइवान था उस वक्त, अगर बाद में देखा जाए पूरा, तो फिर क्या हुआ कि वो आपका अलग हो गया, फिर चाइना वो एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरह ये मैटर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जापान की जो हमें यहाँ पर शहनशाद पूरी देखने को मिलती है 1940s के अंदर, तो वो भी यहाँ पर खत्म होगी, वो भी डिक्लाइन होगी। अब एक और भी यहाँ पर केस स्टडी लिया जा रहा था जो कह लें कि यहाँ पर है स्टील बेल है उसका नाम, जो कार्टून वगैरह बनाते हैं। तो गार्डियन के अंदर उसने क्या किया, बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पर कार्टून बनाया जिसकी वजह से उसको बेचारे को यहाँ पर बरतरफ कर दिया गया। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो इसके अंदर इंक्लूड थी, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो, हमारी जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अंपायर जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि परमानेंट नहीं होता, उसका डिक्लाइन, उसका जो है जवाल वो लाजमी आता है। आज आप जितनी भी दुनिया का मुगल इरा का देख ले, मुगल सल्तनत, मुगलिया सल्तनत आपको यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद यहां पर ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आपको देखने को मिले, डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब यही चीज है कि यहां पर जो है हमेशा जो है एडवर्ड गिब्बन ये बुक के अंदर कहते हैं कि जो कहने के राइज एंड फॉल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा जो है जो यहां पर ऊपर जा रही तो उसका डिक्लाइन भी होगा। तो अब इन केस ऑफ नाम आ जाता पाकिस्तान का, लेकिन ये बात कर रहे हैं अमेरिका की, ठीक है। अब अमेरिका के केस में क्या हो रहा है, यहां पर कुछ डिबेट चल रही है। कभी कहा जा रहा है कि जी यूएसए की हेजमनी यहां पर एंड हो रही है, हालांकि ये लेक्चर मेरा कवर किया हुआ है यूएसए की हेजमनी के ऊपर, आपको पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। देखिए यूएसए की हेजमनी जो है अभी तो यहां पर खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग वाले जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, वो कहाँ पर है, सारे यूएसए के अंदर है। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। आईएमएफ कहाँ है, यहाँ पर यूएसए के अंदर। यूएनओ कहाँ है, यूएसए के अंदर है। तो अब बताएं मुझे कि यहाँ पर कैसे उसकी हेजमनी इतनी जल्दी यहाँ पर डिक्लाइन कर सकती है। तो नहीं कर सकती, ये थोड़ा लंबा जाएगा अभी। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट जो देखने को मिला। हाँ एक और चीज़ है यहाँ पर, मुझे बताइएगा जो अभी ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये इनका कौन सा नंबर है, 46 है, 47 है, 48 है या 49, ये जो है कह लें कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, ये भी आप मुझे ज़रा कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको तो मैं रिसर्च के ऊपर लगाऊँ ना थोड़ा थोड़ा। ये तो था हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन रोम का और यहां पर अमेरिका का, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जहां पर पाकिस्तान को जो एज ए कह लें कि यहां पर कह लें कि मिडल पार जो कंसीडर किया जा रहा है या इंक्लूड किया जा रहा है मिडल पार्स के अंदर। अब यहां पर 2 चीजें मैंने बताई थी, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं चीजों को फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। 5 पॉइंट्स है मेरे पास, 5 के 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरल चीजें हैं, वही चीजें हैं जो पहले भी डिस्कस करके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। देखें अब यहां पर एक तो है इमरजेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म का क्या मतलब होता है, देखें मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है कॉपरेशन, यहां पर स्टेट्स के दरमियान में कॉपरेशन होता है, ठीक है। अब कॉपरेशन किसकी बेस के ऊपर, तजारत करने की बेस के ऊपर भी हो सकता है, कोई मैटर को सॉल्व करना है, कोई इशू है, कोई चैलेंजेस है, क्लाइमेट का इशू है। तो यहां पर जो है क्या होता है मल्टीलैटरलिज्म, क्या होता है कि यहां पर कॉपरेशन, जितनी भी स्टेट होती है आपस में कॉपरेशन करती है, और वो कॉपरेशन करने के लिए क्या है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। कौन से है, फॉर एग्जाम्पल आपका यूएनओ है आपका, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद वर्ल्ड फूड एंड प्रोग्राम आप कह सकते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं। तो ये इस तरह जो है हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। अब WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके मैटर को सॉल्व करता है, आपके ट्रेड के मैटर को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर कॉपरेशन देखने को मिलता है मल्टीलैटरलिज्म के अंदर। लेकिन मल्टीपोलर जो चीज है ना, वो ये मल्टीपोलर बेसिकली बोला जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को। ये IR का बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या था, यहां पर बाइपोलर था,
फिर यहां पर क्या हुआ, यूएसएसआर ब्रेक हुआ 1991 के अंदर, तो फिर क्या हुआ, यूनिपोलर देखने को मिला, यूएसए आ गया। फिर अभी जो है हमें यहां पर ब्रिक्स जो है यहां पर जो है वो उभरता हुआ नजर आया, इमरजेंस देखने को मिला। तो फिर हमें यहां पर जो है वो कह लें कि फिर जो है क्या देखने को मिला हमें, मल्टीपोलर। मींस आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि डिवीजन ऑफ पावर, कि जो पहले पावर 2 के पास थी वो 1 के पास चलेगी। अब जो है पावर यहां पर फर्दर डिवाइड होती जा रही। अब आपका चाइना भी देखने को मिल रहा है, यहां पर मिडिल पावर्स भी ऊपर उभर रही हैं, ये सारी चीजें। अब यहां पर देखते हैं कि ये मिडिल पावर्स क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब मिडिल पावर्स किसको बोला जाता है, देखें, सॉरी, मिडिल पावर्स बेसिकली किसको बोला जाता है, इस चीज को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को भी बहाल रखते हैं। ये कोई ग्लोबल पावर्स नहीं होते, ये ग्लोबल पावर्स नहीं होते, और ये अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को बहाल रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये अपना पूरा पूरा रोल प्ले करते हैं। अब अगर देखा जाए जहां पर भी इश्यू हो रहा है, कोई कह लें क्राइसिस चल रहा है, कोई यहां पर वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहां पर मिडिल पावर्स भी अपना रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। एग्जाम्पल यहां पर उठाएं, यहां पर इजराइल और यहां पर जो पैलेस्टाइन वाला मसला था, बोपी को बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस। अब वो चीज यहां पर नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मिडिल पावर को, है ना। तो उसके बाद मार्क कार्नी वगैरह, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें मैं बारहा डिस्कस कर चुका, बोरिंग होती है बार बार चीज को दोबारा डिस्कस करना। मिडिल ईस्ट के मामले में क्या हुआ, जितने भी मिडिल पावर्स थी, मिडिल पावर्स कौन थी, यहाँ पर टर्की आपका था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था, ये सारे जो है इसके अंदर शामिल थे। तो यहां पर देखें इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल प्ले किया है मिडिल पावर्स ने। तो इसी तरह जो है यहां पर इनकी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी भी होते हैं, ये कोई ग्लोबल पावर्स नहीं होते, लेकिन अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इनकी लीडरशिप होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के केस में कि पाकिस्तान को कैसे कंसीडर किया जा रहा है। तो भाई पाकिस्तान को कंसीडर किया जाएगा ना, उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा इशू चल रहा था जिसको भाई यहां पर सीज फायर करवा दी, बैक चैनल डिप्लोमेसी कह दें, या यहां पर एज ए फैसिलिटेटर कह दें, या एज ए मीडिएटर रोल प्ले कह दें यहां पर, है ना, ये चीजें भी तो है ना। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी से ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान अगर हिस्टोरिकल अगर उठाकर देखा जाए 1980 से करता आ रहा है, 1960 से आप देखने करता आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है। 9/11 वाला भी आपके सामने ही केस है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है हमेशा से यहाँ पर जो अपना रोल प्ले करता रहा है, और आज पाकिस्तान को यहाँ पर कह लें कि जो है वो कह लें कि मिडिल पावर के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने बोला था चैलेंजेस, मेन फोकस एरिया क्या रहेगा यहाँ पर, चैलेंजेस। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर और यहाँ पर कह लें कि इमरजेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इन दोनों में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक एक्लेम की बात करेंगे, मिडिल पावर्स पैराडॉक्स, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान सक्सेसफुल मेडिएशन एफर्ट्स, ये चीजें अभी मैं बता चुका हूं, आपको नोट डाउन कर सकते हैं। मिडिल पावर्स पैराडॉक्स क्या है, वाइल इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन न्यूक्लियर स्टेटस। अब ये बात की जा रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने यहां पर जिस तरह रोल प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज क्या है कि न्यूक्लियर यहां पर पावर है पाकिस्तान। तो यह चीज है कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, मिडिल पावर्स के अंदर इंक्लूड हो सकता है और किया भी जा रहा है, ठीक है, ये बेसिस है। अब उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर जो चैलेंजेस है, अब यहां पर चैलेंजेस आ गए हैं, जो इश्यूज हैं जो पर पाकिस्तान को यहां पर फेस करना पड़ रहा है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जेदे घर दाने होते कमले भी सियाने, क्यों बोला था, ये पंजाबी वाली एग्जांपल मैंने कि भाईजान अगर यहां पर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता ना, पॉलिटिकल स्ट्रांग होता, यहां पर न्यूक्लियर पावर तो है, अगर ये स्ट्रांग होता तो जो इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई है ना वो आपकी यहां पर ऐसे ना जाती, वो कुछ ना कुछ उसका जो है यहां पर हल निकल जाता, ठीक है, जो अभी यहां पर डिप्लोमेसी प्रोसेस में जा रही है, बढ़ता जाता है। ये चीजें हैं जी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी जो है यहाँ पर यूएई ने बोला है कि भाई मुझे जो है यहाँ पर अपना पैसे वापस दो। आपकी ये कितने पैसे से, ये तो बाहर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 3.5 बिलियन डॉलर जो है जी मुझे वापस दें यहाँ पर, ठीक है। ये तो सऊदी अरबिया का भला हो जिसने 3 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को देने के ऊपर आमादा हुआ, देन जाकर जो 16 बिलियन हमें यहाँ पर देखने को मिले, और उसके बाद यूरो बॉन्ड भी है 1 है, 1.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो 4 बिलियन डॉलर समथिंग तो यही बन जाएंगे। तो ये अगर पे कर देता तो पाकिस्तान के रिजर्व अगर देखा जाए तो 16 बिलियन डॉलर है, तकरीबन बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट, ठीक है, 7 भी है, 16.7 है या 9 है। तो अगर देखा जाए 5 बिलियन डॉलर अगर इधर चले जाए तो पीछे कितने बचते हैं रिजर्व पाकिस्तान के पास, 11 बिलियन डॉलर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो यहाँ पर क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, ये एक बहुत बड़ी हडल है, ये भी चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास है द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब ये पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी कह ले के जो यहाँ पर प्रोवाइडर की बात की जा रही है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है कहीं ना कहीं पर। देखें पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरह न्यूट्रलिटी रही, जिस तरह पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट रहा, जिस तरह पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच रही,
तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान को यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो बात की जा रही है इससे पीछे रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग एक्ट में एक तरफ यहां पर चाइना नजर आ रहा है, दूसरी तरफ यहां पर जो है वो कल गल्फ स्टेट्स नजर आ रहे हैं, तीसरी तरफ देखा जाए ईरान नजर आ रहा है जो हमारा नेबर कंट्री है, फोर्थ साइड देखा जाए तो यूएसए नजर आ रहा है जिसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, ठीक है, जहां पर इत्मीनान बहाल हुआ। तो ये अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान को बड़ा यहां पर जो है वो केयरफुल होकर आगे जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फोकस ऑन फंडामेंटल्स टूली बिकम अ मिडिल पार्ट, पाकिस्तान मस्ट प्रायोरिटाइज इंटरनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दो चीजें अगर पाकिस्तान के अंदर जो चीजें सुधर जाए तो सारा मैटर सेट हो जाएंगे। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है। दूसरा यहां पर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, ये दोनों अगर यहां पर लेवल पर आ जाए तो पाकिस्तान जो है मिडिल पार्ट से भी आगे आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मिडिल पार्ट के अंदर सबसे आगे कौन है, मैंने एक केस स्टडी डिस्कस किया था, वो मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि मिडिल पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो केस है वो हमने डिस्कस भी किया है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वो मुझे आप बताएंगे कि किस केस की मैंने बात की थी वहां पर मिडिल पार्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल डायनामिक्स पख्तून नेशनलिज्म स्टेट पॉलिसी। यहां पर डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं, देखें यहां पर हम जो है वो कह ले के पख्तून नेशनलिज्म की बात करने वाले हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो एजुकेशनल पर्पस है, किसी को हाल्ट करना नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ठीक है, बाद में जो आप डिसलाइक करते फिर यहां पर। अब देखा जाए तो भाई इंटरनल डायनामिक्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पख्तून को लेकर जो है यहां पर नेशनलिज्म को लेकर जो इशू है, अब हिस्टोरिकल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान जब आजाद होता है 1947 के अंदर, उसके बाद से यहां पर हमें खान अब्दुल गफ्फार खान नजर आते हैं जो बेसिकली यहां पर पख्तून नेशनलिज्म को हमें लेकर जो चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, सेपरेट, यहां तक कि पख्तूनख्वा जो पख्तूनस्तान जो बनाने की भी बात करते हैं यहां पर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, मैं वन बाय वन चीजों को ऐड करता जाऊंगा और ये पूरे पॉइंट्स है कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है, पॉलिसी मेजर्स क्या है, प्रमोटिंग यूनिटी, इसको मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं यहां पर, ठीक है। तो अब थोड़ा हिस्टोरिकल मैं बता रहा था यहां पर, तो अगर देखा जाए तो अब्दुल गफ्फार खान उसने बड़ी कोशिश की यहां पर कि अलहदा हो जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि आप मुझे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है ना सीट्स चाहिए, फिर ये डिमांड्स शुरू होगी, फिर और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही। अब यहां पर दो जो केस स्टडी है, फर्स्ट हम जो पहले डिस्कस कर लेते हैं वो है इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, जियाउल हक का दौर जो यहां पर 1980s वाला देखने को मिलता है। यूएसएसआर क्या करता है, यहां पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है, तो यहां पर फिर क्या होता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो यहां पर हमें पख्तून कम्युनिटी देखने को मिल रही है, जो यहां पर जो है वो कहते हैं कि पख्तून नेशनलिज्म की बात करते थे, कौम परस्ती की बात करते थे, इन्होंने क्या किया यहां पर जियाउल हक के दौर में कि भाई ऐसा करें, इनको जो है जहाद के ऊपर लगाएं, ठीक है। अब देखें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अगर कुछ करना पड़ता है, कोई भी स्टेट कर रही है, जिस तरह मैकियावेली ने यहां पर कहा था प्रिंस को, स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट की खातिर अगर कुछ भी करना पड़े तो प्रिंस को करना चाहिए। देखें मैं उसकी और डिटेल में नहीं जाना चाहता, और भी बहुत सारी चीजें, मैं यहां पर जस्ट एक एग्जांपल पिक करने के लिए बोल देता हूं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या थे कि पाकिस्तान यहां पर डिवाइड ना हो, तो पाकिस्तान ने यहां पर जहाद को प्रमोट किया कि जो अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने जो अटैक किया, तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जहाद मूवमेंट देखने को मिली, इस्लामाइजेशन देखने को मिली, इस तरह जो है यहां पर जियाउल हक के दौर में, ताकि जो यहां पर जो पख्तून नेशनलिज्म आवाजें उठ रही हैं वो भी तकरीबन बैठ जाएं यहां पर, ताकि वो जहाद की तरफ चले जाएं, तो जो यहां पर यूएसएसआर जो यहां पर अटैक कर रहा है सोवियत यूनियन, उसको निकाला जा सके, ठीक है। एक चीज हमें यहां पर यह भी देखने को मिली कि ये है स्टेट की पॉलिसी, बेसिकली क्या रही यहां पर स्टेट की पॉलिसी। भाई यहां पर एक और एग्जांपल ले लें, देखिए मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूं, किसी को हट करना बिल्कुल नहीं है, बात कर रहे हैं हम स्टेट की पॉलिसी और यहां पर जो है वो पख्तून नेशनलिज्म की, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल ले लें यूएसए की, यूएसए का भाई सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेशनल इंटरेस्ट। आप ये बताएं यार, जो नेटो बनाई गई 1949 के अंदर, अब यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, उसके अलायंस यहां पर स्टैंड कर रहे हैं। यूएसए ने कभी भी यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए नजर नहीं आए, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन पॉलिटिकल लीडरशिप। वो कहते हैं कि जहां पर भी यूएसए के अपने इंटरेस्ट नजर आए वहां पर इसने जाकर वॉर को स्टार्ट कर लिया। हालांकि उस स्टेट के साथ तो हमारे भी रिलेशन थे, हम भी उसके साथ ट्रेड कर रहे थे। अब मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा था, गल्फ स्टेट्स के साथ यूरोपियन कंट्री ट्रेड कर रहे थे, रशिया से 40 to 60% जो है एनर्जी पर अपनी रिसीव कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहा था यूरोप, जो अभी यहां पर मुंह के बाल खानी पड़ रही है, किसकी वजह से, यूएसए की वजह से। यूएसए ने उठाकर क्या किया, यहां पर रशिया के ऊपर सारे सैंक्शंस लगा दिए।
या रशिया और यूक्रेन के वॉर के मामले में। तो अब यह चीज है, मैं बेसिकली बताना चाह रहा था कि नेशनल इंटरेस्ट अभी भी अगर देखा जाए यूरोप और यूएसए दूर दूर क्यों है, क्योंकि यहां पर जो एनएसएस रिपोर्ट जो पॉलिसी है बेसिकली अमेरिका की, एनएसएस जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है, उसके अंदर सबसे पहले क्या है, यहां पर अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्री ने कहा कि भाई हम तो इनसिक्योर है बिल्कुल, है ना, तो यूएसए बोल रहा है भाई अमेरिका फर्स्ट है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए स्टेट कुछ ना कुछ करती है। तो यही यहां पर पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी को अपनाया गया। ठीक है, जिस तरह अभी अफगानिस्तान के साथ वॉर लगी हुई, तो पाकिस्तान ने यहां पर क्या किया, कैरेट और स्टिक पॉलिसी को अपनाया। अब कैरेट क्या थी, निगोशिएशंस किए, बात को यहां पर जो है वो कह ले के अच्छे तरीके से हल किया जा सके, डायलॉग्स के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए, रिकंसिलेशन के जरिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर यहां पर स्टिक पॉलिसी, यहां पर ट्रेड बंद कर दी गई, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया गया ताकि तालिबान जो जितने भी तालिबान गवर्नमेंट है वो किसी न किसी बात पर आ जाए यार। ठीक है, मुस्लिम स्टेट्स हैं, दोनों आपस में कोर्डियल रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, रीजनल लेवल के ऊपर पीस होना चाहिए। तो यही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी जो रही है ना टूवर्ड्स यहां पर पख्तून नेशनलिज्म। तो अगर पख्तून नेशनलिज्म जो देखने को मिल रहा है भाई, सेपरेट यहां पर स्टेट चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए, तो ये यहां पर मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये यहां पर स्टार्ट हुई है अब्दुल गुफार खान की तरफ से। ठीक है, तो शिफ्टिंग थ्रेट्स परसेप्शन, ये स्टेट ट्रेडिशनल व्यूड कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट जो है यहां पर ग्राउंडेड वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी वेस्टर्न फ्लैंक की बात कर रहे हैं ना पूरा। अब अगर देखा जाए तो ये चीज भी है। तो उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स है, स्टांस नाउ ड्रामेटिकली इन्वॉल्टेड। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड नेशनलिस्ट रिलेशंस। अब ये इनके रिलेशंस भी बड़े ना कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी है। सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैज हैड सस्पिशियस रिलेशनशिप विद नेशनलिस्ट ग्रुप इन स्मॉलर प्रोविंसेस, स्पेशली पख्तून नेशनलिस्ट हु इनिशियली एडवोकेटेड फॉर पख्तूनिस्तान। ठीक है, पख्तूनिस्तान यहां पर जो बात की जा रही है कि हमें अलग से स्टेट चाहिए, सब कुछ है ना, ये चीज देखने को मिली। जिस तरह यहां पर सराइकिस्तान बोला जा रहा है, हमारा प्रोविंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है यहां पर। तो स्टेट पॉलिसी वर्सेस यहां पर जो है वो कह ले के पख्तून नेशनलिज्म, मिलिटेंट्स ग्रुप्स है, पॉलिसी टूल है यहां पर। तो स्टेट की पॉलिसी क्या रही जो अभी हमने यहां पर बात की। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है अभी नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, आयरनी ऑफ तालिबान टेक ओवर। अगर यहां पर पाकिस्तान अगर सीधा ना होता ना तो यहां पर तालिबान टेक ओवर ना कर पाते। यहां पर यूएसए की जितनी फोर्सेस, नेटो के अलायंस यहां पर जो थे फोर्सेस देख रहे वो कभी भी विड्रॉ ना होती अगर पाकिस्तान अपना रोल प्ले ना करता। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए ना, आयरनी जो बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने जो है जो 20 ईयर्स तक जो वॉर लड़ा है ना यहां पर यूएसए नेटो के साथ, वो पाकिस्तान ने यहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो है यहां पर कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनको नहीं मार सकते, इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये चीजें भी यहां पर मतलब देखने को मिले कि स्टेट पॉलिसी क्या है, मतलब ये गुजरी हुई चीजें हैं ऐसी। ठीक है, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट भी यहां पर कहते हुए नजर आते हैं, ये मेरी राय नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट है। ठीक है, ये चीज है। अब अगर देखा जाए 2021 के अंदर क्या होता है, वही तालिबान है। अब यहां पर जो है वो कह ले कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो तालिबान आप विदड्रॉ करवा रहे हैं ये आपके जोड़ों में बैठ जाएंगे। अब वही चीज जोड़ों में बैठ गए, अब आपस में लड़ रहे हैं, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर यहां पर कंट्रोल नहीं कर रहे, है ना, ये चीज है। तो इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में टसल देखने को मिल रही है। भाई डिस्क्लेमर दे रहा हूं, किसी को हट करने का मतलब ये जो चीजें लिखी गई हैं हमारे लिटरेचर के अंदर, जो हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए 2021 वाला मैटर है, अब 2025 के अंदर आपके सामने लड़ाई हुई, यहां पर नहीं हुई, यहां पर अक्टूबर के अंदर सुलह करवाई, किसने करवाई, आकर कतर ने करवाई। फिर आ गया टर्की ने भी सुलह करवाई यहां पर। फिर चाइना ने यहां पर शटल डिप्लोमेसी का रोल प्ले किया, है ना। तो ये वही पख्तून नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान के यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, नेशनल यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये चीज पॉलिसी मेजर्स की तरफ भी आ रहे हैं, जस्ट वेट तो करें। फ्रैक्चर्ड, उसके बाद पख्तून मूवमेंट है, पख्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब यहां पर ये खत्म तो नहीं हुई, आगे आपको यहां पर पख्तून मूवमेंट अगर आपको देखने को मिल रही है यहां पर। ठीक है, जो क्या बन रही है बेसिकली, जो पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कहना है कि यहां पर क्या है
वो थ्रेट साबित हो रही है, यही आप कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर कहा जाता है कि बेसिकली वो पाकिस्तान को यहाँ पर डिवाइड करने के ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मूवमेंट्स देखने को मिल रही है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं सारे, अब नाम नहीं लेने वाले, लेकिन है कि आपको सब पता है चीजें, ठीक है। फ्रैक्चर्ड लार्जली सीक्स ग्रेटर राइट्स एंड ऑटोनॉमी विद इन पाकिस्तान फेडरेशन। फिर इन्होंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर पख्तून मामले हमें यहाँ पर फेडरेशन के अंदर एक कह लें कि यहाँ पर सीट्स मिल जाएं, सारी चीजें मिल जाएं, ताकि अगर हमें सीट्स मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेंगे। लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं देगी, क्योंकि स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट को पता है कि ये जो है यहाँ पर लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो नजर नहीं आती। लेकिन ये तो है सारे मामलात है, लेकिन इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। भाई पख्तून नेशनलिज्म है, वो तो मुसलमान है, वो तो भाई भाई है ना, लेकर चलना पड़ेगा ना, ये स्टेट की पॉलिसी है। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन गैप है जो कह लें सिक्योरिटी फोर्सेस का या लोकल कम्युनिटी का, उसको खत्म करना पड़ेगा, क्लोज आना पड़ेगा, ताकि चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा सके, एक्सपेंसेस किए जा सके, इन्वेस्ट किया जाए ताकि ठीक हो सके। अब अगर देखा जाए रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रमोटिंग यूनिटी, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, एंगेज नेशनलिस्ट, जितने भी कम्युनिटीज है उनके साथ एंगेज करना चाहिए भाई, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सामने रखा जाए, उनको सुनना चाहिए कि चीज़ों को कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। इस तरह तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी ये, है ना, तो इन चीज़ों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी अगर देखा जाए, गवर्नमेंट मैसेजिंग पॉलिसी मेकिंग मस्ट एम्ब्रेस पाकिस्तान मल्टी कल्चरल यहाँ पर आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स दैट डैमेज नेशनल यूनिटी, तो ये जो स्टीरियोटाइप यहाँ पर एटीट्यूड्स है उसको यहाँ पर बिहेवियर उसको खत्म करना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटीग्रेशन की खातर जो है ये चीजें लेकर चलनी पड़ेगी। कम्युनिटी जो है यहाँ पर इनके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी, मल्टी कल्चरल यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटर जहाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखा जाए तो जो यहां पर हमें 1980s में देखा, जो ज़ियाउल हक के दौर में जिस तरह जहाज मूवमेंट देखने को मिली यूएसएसआर के अगेंस्ट, फिर वही चीज़ बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई, फिर यहां पर यूएसए आ गया, नेटो आ गया, वही जहाज देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिवर्सिंग डेकेड्स ऑफ सोसिस्टल डिग्रेडेशन इन द पख्तून बेल्ट रिक्वायर्स प्रमोटिंग काउंटर नैरेटिव्स एंड करिकुलम रिफॉर्म्स टू फोस्टर पीस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। करिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि इस चीज़ से जो है वो निपटा जा सके, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी चीजें आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि 5 पॉइंट्स हैं क्या क्या। सबसे पहले तो हमारे पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, यहाँ पर जो इनका आर्टिकल है 189, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद है कंट्रोवर्शियल जज यहाँ पर ट्रांसफर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ठीक है। उसके बाद है चीफ जस्टिस कंसर्न, यहाँ पर याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने भी यहाँ पर काफी कंडेम किया है। उसके बाद इरोजन ऑफ सुपरमेसी, जो यहाँ पर सुपरमेसी का तोड़फोड़ है, और सॉरी, उसके बाद यहाँ पर कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी, लास्ट में रहेगा कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करवाई जा सकती है, ठीक है। पॉलिसी मेजर आप ऐड कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अगर बात की जाए 26 और 27, यहां पर मुझे एक बात बताएंगे ये चीज कि बेसिकली इन दोनों को कौन सी डेट को जो है यहां पर साइन किया गया, 26 और 27 अमेंडमेंट को, ये मुझे डेट बताएंगे दोनों आप, ठीक है। या 2025 में या 2024 में कब बेसिकली इनको जो है यहां पर पास किया गया, ये दोनों आप बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर 27 अमेंडमेंट की बात करते हैं। देखिए अब दोनों में देखा जाए तो जुडिशरी को जो है यहां पर रद्दोबदल इसके अंदर देखने को मिली। 26th अमेंडमेंट भी देख लें, या अब जो ज्यादा हमें यहां पर जो चीज देखने को मिली वो है 27th अमेंडमेंट के अंदर, जिसके अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया गया, जिसका पर्पस ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली इंटरप्रेट करना, उसके इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। क्या जितने भी यहां पर लॉ मेकिंग हो रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो ये काम अब कौन करेगा, यहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 27th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये अगर कहा जाए तो इसकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जो इसके फैसले हैं, वो पाकिस्तान के तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन इसका जो 180
189 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि जो यहाँ पर 27th अमेंडमेंट से पहले क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर डिसीजन था, जो प्रेसिडेंट थी, वो तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू होती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये 27th अमेंडमेंट पास होने के बाद जो 189 हमें यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिल रहा है, अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी प्रेसिडेंट्स है वो कोर्ट्स पर लागू होंगी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट्स की जो प्रेसिडेंट्स है, जो फैसले हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ये चीज है, ये क्लियर होगी। अब मेन मुद्दा यहां पर आता है कि असल जो है ना इसके अंदर कंट्रोवर्सी चल क्या रहे। कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट यह है कि जो जजेस को यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मैंने बात की थी यहां पर पार्लियामेंट की, जो यहां पर सुपरमैसी 27th अमेंडमेंट को आप जाकर पढ़ें, आपको पता लगेगा कि यहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो 27th अमेंडमेंट या 26th अमेंडमेंट जो पास की है, आपको क्या लगता है यहां पर? ठीक है, आप यहां पर बोल सकते हैं कि जो कमांड को यहां पर जो है वो फोर्सेस को यहां पर स्ट्रेंथन किया गया और करना चाहिए भी है, जिस तरह यहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर पार्लियामेंट ने क्या किया वो भी तो आप समझे ना, किस तरह सुपरमैसी देखने को मिल रही है। चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अब यहां पर कॉन्ट्रोवर्शियल जजेस, यहां पर प्रॉब्लम चल रही है भाई हाई कोर्ट के जजेस को लेकर, ठीक है, उनकी ट्रांसफर को लेकर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर पार्लियामेंट का भी भाई रोल रहेगा, बाकी आपका कमीशन है वो भी है सारा। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस के कंसर्न है, ठीक है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, तो ये चीज़ है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम तो यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है। चीफ जस्टिस कंसर्न्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने यहाँ पर स्ट्रांगली इसको कंडेम किया यहाँ पर, ठीक है, कुड एज्यूम पॉजिटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट हाईलाइटिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। ये बेसिकली बात की जा रही है ट्रांसफर जो किए जा रहे हैं यहाँ पर जजेस, उनको सामने रखते हुए बेसिकली बात की जा रही है। इरोजन ऑफ सुपरमैसी की अगर बात की जाए, लीगल एक्सपर्ट्स एट कराची कन्वेंशन observed that these amendments have fundamentally ended the concept of constitutional supremacy। इंडिपेंडेंस थी यहाँ पर, जो जुडिशरी की यहाँ पर सुपरमैसी थी वो अलग हो गई, या उसको यहाँ पर क्या करें, अलग तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि क्या वो एंड नहीं होगी 27th या 26th अमेंडमेंट पास होने के बाद। अब एंड कैसे हो, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना भाई। यहां पर अगर देखा जाए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कह ले कि इतना बर्डन था केसेस का कि वो सारा दिन पार्लियामेंट के केस सुन रहे, बाकी कोई केसेस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अब यह है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब इसका पॉजिटिव साइड भी देखें, हम एस्पिरेंट से हमने इसका पॉजिटिव साइड देखना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव साइड क्या है भाई, जितना भी बर्डन था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो सारा काम हो गया। अब जो भी मैटर यहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एफसीसी जो डील करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर इंटरप्रिटेशन करेगी, इंटरप्रिटेशन उसकी करेगी, ठीक है, इंटरप्रेट करेगी, आप ये तशरीह करेगी, आप ये कह सकते हैं। जितने भी लॉ मेकिंग हो रही है तो बर्डन कम हो गया ना, कहीं ना कहीं के काम डिवाइड हो गया, तो काम डिवाइड हो गया तो बर्डन भी कम हो गया। तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं पे इंश्योर नहीं हो रही, तो ये चीज भी है। ठीक है, बाकी आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन ये है कि हमारे पास दोनों साइड्स होने चाहिए, आप बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, वन साइडेड नहीं होंगे आप। कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी है, इट इज इंपेरेटिव फॉर स्टेट एंड जुडिशरी टू एड्रेस दीज मिसगिविंग्स ट्रांसपेरेंटली। Proposals include leave telecast of the petitions against the amendments to ensure public trust and accountability। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट नोट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है इस पॉइंट को रहने दें। लेकिन जो हमारी बैलेंस अप्रोच थी, जो हमने डिस्कशन थी कि एफसीसी का फ़ायदा भी क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर जो एडवांटेजेस क्या हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देख ली। तो मेन प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर जो जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी वजह से, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, ये हमारा अगर देखा जाए तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कशन कर चुका हूं। आप ऐसा समझ रहे कि आपकी रिवीजन है ये, और रिवीजन यहाँ पर एक रिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल है वो यहाँ पर असेंबली की तरफ से पास कर लिया गया। आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर उसका मामला चल रहा था ना, 2025 से ऑर्डिनेंस दिया गया, ऑर्डिनेंस आया, फिर उसका 90 डेज में इसको कंप्लीट करना था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली सारी, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर एन इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, पंजाब असेंबली पैसेज ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव माइलस्टोन इन पाकिस्तान। सबसे पहले देखा जाए न्यू लीगल स्टैंडर्ड की बात की जाए, सेट मिनिमम एज जो है दोनों के लिए 18 साल रखी गई है। अब ये फीचर्स हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका, जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, उसको फाइन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा, अब यहां पर मुझे एक चीज और बताएंगे जो प्रीवियस लेक्चर वाले, ये 1920 जो है 1929 का जो यहां पर मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक मेल की क्या यहां पर जो है वो एज थी,
और यहाँ पर फीमेल की क्या एज थी ये जरा मुझे आप कमेंट के अंदर ये भी बताएंगे। 1929 ये एक्ट मैंने बड़ी अच्छी तरह जो है यहाँ पर डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अर्ली चाइल्ड मैरिज वाले मामले के अंदर, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इसी को लेकर की जा रही है, पनिशमेंट वगैरह की, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, देखें अब अर्ली की बात कर लेते हैं भाई। जो यहां पर जो कह ले कि अर्ली मैरिज की वजह से सबसे पहले तो एजुकेशन जो थी बच्चियों की, वो यहाँ पर वो स्कूल छूट जाते थे तो उनकी एजुकेशन रुक जाती थी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो थी वो भी यहाँ पर एंड हो गई, ठीक है। तो जाकर अपने फैमिली के अंदर जो है वो कह ले कि वो बिजी होगी। तो उसके अलावा अगर देखा जाए जो उसके राइट्स थे वो यहाँ पर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आए। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, अर्ली मैरिज की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो और बहुत सारी जो है ना बीमारियां इसकी वजह से जो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कही जा रही है। अर्ली एज में जो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, अब क्या उसको डिस्कस करें, लेकिन ये है कि आप समझ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मैं कह लें कि यहाँ पर हेल्थ को लेकर सिंपल अगर देखा जाए हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिले, ठीक है। अब उसके बाद है नो लूप होल है सक्सेसफुली रिजेक्टेड प्रपोजल फॉर द court sanctions exceptions prevented loopholes that could lead to the further exploitation, ठीक है। अब beyond legislation the path to effective implementation, देखें यहां पर एक और चीज भी है, कहने के लिए, देखने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए तो कहा जाता है कि आपके लॉ मेकिंग हो रही है, बनाई जा रही है। असल प्रॉब्लम पता कहां पे आ रही है, जब इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए ना, जितनी भी लॉ मेकिंग होती है तो लॉ मेकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन होता क्या है कि उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, मसला यहां पर आ जाता है। तो अब इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई यहां पर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्गुमेंट्स रूटेड एंड सोसाइटल वैल्यूज इग्नोर्स द रियलिटीज ऑफ द क्रेयंस पॉवर्टी एंड अनइक्वल पावर दैट ऑफन ड्राइव चाइल्ड मैरिज। तो सबसे पहले तो ये चीज है। सेकंड पॉइंट हमारे पास डिसाइसिव इन्फोर्समेंट है, रिक्वायर्स यहां पर जितने भी है एज वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें की जानी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी फॉर यूनियन काउंसिल्स, इनका अब रोल प्ले कौन करेगा यहां पर इन्फोर्समेंट के लिए, सबसे पहला एज वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसमें होनी चाहिए, यूनियन काउंसिल के अंदर डाटा जो पुट किया जाता है। निकाह रजिस्ट्रार के पास, पुलिस का रोल अलोंग साइड रिगोरस इन्फोर्समेंट बाय कोर्ट्स। तो इन सारों का यहां पर रोल होना चाहिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है। एड्रेसिंग रूट कॉजेस, सोशल प्रोटेक्शन है, स्कूलिंग, उसके बाद टारगेटेड कम्युनिटी आउटरीच आर द क्रिशियल टू एलिविएटिंग प्रेशर्स दैट लीड टू अर्ली मैरिज। जिनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उनको यहाँ पर जो है वो डील करना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल हार्मोनाइजेशन की बात की जाए, पंजाब इनिशिएटिव शुड गैल्वेनाइज एफर्ट्स फॉर यूनिफॉर्म लीगल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। तो ये भी चीज़ है कि जो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो पास किया गया तो उनको तमाम जो है यहाँ पर सूबों में भी किया जाए। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इंप्लीमेंटेशन में किसका रोल हो सकता है, एक तो एज वेरिफिकेशन, यूनियन काउंसिल अपना रोल प्ले करें, पुलिस का रोल है, कोर्ट्स का रोल है यहाँ पर, तो इन सब को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। यहां तक कि मीडिया का रोल, ठीक है, मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है, आवाज को उठाना चाहिए, ठीक है। जो प्रेशराइज किया जा रहा है किसी कम्युनिटी को या किसी पेरेंट्स को तो उसको भी देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरह इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो है होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हैं, ये आप यहाँ पर ये पॉइंट्स आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वोकैब की। और वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर 10 to 12 वर्ड्स डिस्कस करता हूं, जिसके साथ आपके 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50+ जो है इंग्लिश वोकैब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो आपके जितने भी न्यूज़पेपर की वोकैब है उनको हम यहाँ पर जो है उनके अंदर से वोकैब जो है कह लेके ढूंढ कर लेकर आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं विद इंग्लिश मीनिंग एंड अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो वर्ड रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर डिक्रैपिट्यूड। डिक्रैपिट्यूड मींस क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्न आउट ड्यू टू एज और डिके, तबाही की वजह से या बुढ़ापे की वजह से जो कमजोरी होती है ना उसको बोला जाता है। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इन्फर्मिटी या डिके। अब सिमिलर मीनिंग किसको बोलते हैं यहाँ पर, सिनोनिम्स को। ऑपोजिट मीनिंग क्या रहेंगे, एंटोनिम्स को। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, वाइटैलिटी या विगर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मींस क्या होता है, वर्ड्स आर चैंट्स बिलीव टू हैव मैजिकल पावर। बेसिकली मंत्र या जादुई अल्फाज नहीं होते, जो जादुई अल्फाज जादू करना उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, स्पेल या चैंट। उल्टा क्या बनेगा, साइलेंस या प्लेन स्पीच। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इम्बैलेंस मींस क्या रहेगा, हैविंग मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स। सीधा आप तजाद बोल सकते हैं जो हमें यहाँ पर फीलिंग्स के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, सर्टेनिटी या क्लैरिटी, ठीक है।
आप सीधा कह सकते हैं कि जो क्लैरिटी हमें नजर नहीं आती, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट या तजाद देखने को मिलता है फीलिंग्स के अंदर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं, अ वुमन लिविंग विद अ मैन विदाउट फॉर्मल मैरिज, ठीक है, बेसिकली रेखेल को बोला जाता है या दासी को बोल सकते हैं। मिस्ट्रेस या कंपेनियन, उल्टा क्या बनेगा, वाइफ या स्पाउस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, नप्शल। नप्शल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल इजी है, रिलेटेड टू मैरिज और वेडिंग, जो शादी के मतलब हो उसको बोला जाता है। मैरिटल या वेडिंग, उल्टा क्या बनेगा, अनमैरिड या सिंगल आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्केदिंग। स्केदिंग क्या होता है, हार्शली क्रिटिकल और स्वेयर, ठीक है, शदीद तौर पर जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्रिटिसाइज करना, सख्त तनकीद करना भी आप कह सकते हैं। हार्श या बिटिंग, उल्टा क्या बनेगा, माइल्ड या जेंटल आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डेराइडेड। डेराइडेड मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास मॉक्ड और रेडिक्यूल्ड, किसी के साथ मजाक करना बेसिकली, ठीक है, मॉक्ड या रेडिक्यूल्ड आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, प्रेज्ड, तारीफ करना या रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है बिटर, कड़वे को बोला जाता है, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट या स्वेयर, सख्त को भी बोल सकते हैं। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, स्ट्रिक्ट या रेगरस। रेगरस को वैसे तो बोला जाता है भरपूर, ठीक है, उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, लीनियंट, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, टिमिडिटी। टिमिडिटी मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस, जो बिल्कुल यहाँ पर कह लें क्या, जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हौसले की कमी होती है, उसको बोला जाता है, इतमाद नहीं होता। शाइनेस या फेयरफुलनेस आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, बोल्डनेस, ठीक है, या करेज आप कह सकते हैं, हौसले वाले को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या होता है, आप पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज और मूड, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पर इनहेरेंटली तौर पर उसके अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती हैं, टेम्परामेंट या करेक्टर आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, अपैथी या इंडिफरेंस। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, इवर्जन मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और या अपोजिशन, ठीक है, सख्त नफरत करना, ठीक है, डिसलाइक या रिपल्जन। उल्टा क्या रहेगा यहाँ पर, लाइकिंग या अट्रैक्शन। लास्ट वर्ड हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पे डिस्कस किया हुआ है, फिडल। फिडल का मतलब होता है किसी को टेम्पर करना, क्या करना, किसी को टेम्पर करना, छेड़छाड़ करना, डील विद समथिंग कैजुअली, ठीक है, टेम्पर या टिंकर। उल्टा क्या बनेगा, फिक्स्ड या ऑर्गेनाइज्ड। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।